नमस्कार, करनोमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज हम बात करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स की। इससे पहले 6 सितंबर तक का करंट अफेयर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कराएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। जो सीरीज़ हम चला रहे हैं वो राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब जो RS के इंटरव्यू होने वाले हैं, जो कि कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गए हैं और कहा जा रहा है कि नवंबर तक हो सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 को लेकर। इसके साथ साथ जो बिग बटरफ्लाई महीने में जो 2 नई तितली की प्रजातियां मिली हैं उसको भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ क्या हुआ है कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति में खास, और खेजड़ी की नई वैरायटी कौन सी मिली है, स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान की क्या रैंक रही, और पत्रकारों के लिए सरकार के द्वारा क्या आर्थिक सहायता की योजनाएं बनाई हैं, इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के पंचायती चुनावों की। देखिए, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग ने जो बची हुई कुल 3,848 ग्राम पंचायतें हैं उनके चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यानी किसने घोषणा की है? राज्य निर्वाचन आयोग ने। यानी आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी पंचायती राज के चुनावों की घोषणा की जाती है तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यस, तो राजस्थान को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं को। देखिए, राजस्थान में कुल जिला परिषदें कितनी है? 33, क्योंकि राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33। वेरी गुड। कुल पंचायत समितियां कितनी है राजस्थान में? 295। इसके साथ साथ कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? 9,888, और बची हुई 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव अभी हो रहे हैं। यानी इससे पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, अब 4 चरण में ये चुनाव होंगे। 28 सितंबर को होगा सबसे पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण 4 अक्टूबर को, तीसरा 6 अक्टूबर को और चौथा है 10 अक्टूबर को। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता होती क्या है? देखिए, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, और चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? आचार संहिता। कौन बनाता है? चुनाव आयोग। तो सरकार नहीं बनाती आचार संहिता के नियम, चुनावों के नियम कौन बनाता है? चुनाव आयोग। और इन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? आचार संहिता। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें कई बार इंटरव्यू में आपसे पूछ ली जाती हैं तो हमें उसका एग्जैक्ट प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ में आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यही। यस, इन नियमों का पालन करना सरकार के लिए, नेताओं के लिए और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी हो जाती है। कब से लागू होती है? जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होती है आचार संहिता लागू हो जाती है। यानी आचार संहिता लागू हो गई, ठीक है, क्योंकि चुनावों की घोषणा हो गई कि 28 अक्टूबर को पहला चरण है। इसके साथ साथ कब तक लागू रहेगी आचार संहिता? देखिए, जब तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती है तब तक ये लागू रहती है। यानी चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। ठीक है, अच्छा, आचार संहिता को उल्लंघन करेंगे तो होगा क्या? इसके लिए दंडात्मक कार्यवाही का भी उपयोग किया जाता है। यानी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, दंड दिया जा सकता है। ठीक है, आचार संहिता के नियम क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं? जनरल जो नियम होते हैं उनको हम यहाँ देखेंगे, और राजस्थान में सरपंचों के लिए क्या नियम बनाए हैं अभी उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है सामाजिक दल का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुँचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। इसके साथ साथ सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण या शिलान्यास आदि भी इस दौरान नहीं किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता, समर्थकों को रैली करने से पहले भी पुलिस की अनुमति लेनी होगी। हालांकि अब तो कोविड चल रहा है, कोरोना है, तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बहुत ज़्यादा लोगों का इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। ये भी आचार संहिता का जो है नया नियम, या हमेशा से जो एक नियम है वो रहा है। सरपंच के लिए दिशा निर्देश क्या है? देखिए, सरपंच के लिए अधिकतम खर्च की सीमा कितनी है? 50,000। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं कि अच्छा, सरपंचों की खर्च की अधिकतम सीमा क्या है राजस्थान में? 50,000। लाउड स्पीकर और वाहनों की अनुमति भी लेनी होगी, ये भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन के लिए अभ्यर्थी जो अब जाएंगे
वो या तो एक जो नामांकन यानी जो चुनाव लड़ने वाला है वो अभ्यर्थी और एक अन्य को अनुमति दी जाएगी। पहले क्या होता था, जब कहते हैं पर्चा भरने जाते हैं, तो जब नामांकन भरने जाते थे तो जो उम्मीदवार होता था उसके साथ साथ बहुत सारे लोग, उसके फैमिली वाले, उसके जनप्रतिनिधि, उसके सहयोगी, बहुत सारे लोग जाते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अन्य ही जा पाएगा, उसी को अनुमति दी जाएगी। नामांकन पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करके भी आवेदन किया जा सकेगा, ये भी इसके अंतर्गत अब की बार प्रावधान किया गया है। चुनाव प्रसार के लिए 5 व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होगा, ये भी अब की बार स्ट्रिक्टली कहा गया है सरपंचों के चुनाव के लिए। ठीक है, समझ पाए आप? तो ये कुछ प्रावधान है जो किए गए हैं, और वो ये जो इतना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है वो कोरोना या कोविड-19 की वजह से देखने को मिला है। देखिए, तो हमने देखा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। इसके साथ साथ कुल मिलाकर 3848 पदों पर पंच और सरपंच के चुनाव किए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में ये पंचायत चुनाव पहले अप्रैल में होने वाले थे और कुछ के हो भी गए थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण से टाल दिया गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। फिर उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 अक्टूबर तक जो है चुनाव राजस्थान सरकार को कराना आवश्यक है। इसके बाद अब क्या किया गया है कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जो संख्या है उसको घटाकर 1100 से कितना किया गया है, 900। इसके साथ साथ मतदान केंद्रों की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी उस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो अगर लोग मतदान नहीं कर पाए तो प्रॉपरली कर पाएंगे। इसके साथ साथ मतदान समय का 1 घंटा जो है वो बढ़ा दिया गया है, और सुबह अब 7:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक जो है वो मतदान किया जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए कि अब की बार क्या बदलाव हुए हैं और क्या जो है नई तारीख आई है। हुआ ये था कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव जो हैं उनके लिए अलग से घोषणा की जाएगी। हमने देखा अभी केवल ग्राम पंचायतों के चुनावों की घोषणा की गई, इसके अलावा जिला परिषदों की और पंचायत समिति सदस्यों की, इन दोनों सदस्यों की जो चुनाव की घोषणा है सरकार अभी बाद में करेगी। राज्य में पंचायतों की पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन का मामला अदालत में चले जाने के बाद और उसके बाद फिर लॉकडाउन, जिसके कारण ग्राम पंचायतों के चुनाव जो है वो अभी तक नहीं हो पाए, लेकिन अब होने वाले हैं। तो दूसरा बार अब जो चुनावों की घोषणा हुई, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितने ग्राम पंचायतों के चुनाव जो हैं वो अब कराए जाएंगे अलग से। 3848 ये आंकड़ा हमें याद रखना है। और राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायत है, ये आंकड़ा भी हमें पता होना चाहिए, 9888। वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये पूरा शेड्यूल है उसका कि किस तरीके से कब उनको लोक सूचना कब जारी हो, 7 तारीख को जैसे कब जारी करी, उसके बाद नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का क्या समय रहा, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें पहले की हैं जब हुआ था, लेकिन हो नहीं पाया था। ठीक है, तृतीय चरण, दूसरा चरण क्या रहा, इन सारी चीज़ों की घोषणा जो है पहले की गई थी, लेकिन अभी जो है वो नई घोषणा जो है अब हुई है। ठीक है, अगला जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ये है कि राजस्थान में बिग बटरफ्लाई महीने में रणथंभौर अभ्यारण्य में 2 नई तितली प्रजातियाँ मिली हैं। यस, तितली कितनी प्यारी होती है ना। भारत बिग बटरफ्लाई महीने की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, इस बिग बटरफ्लाई जो महीना होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, या ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य का आकलन करने में ये मदद करता है कि पर्यावरण कितना हेल्दी है, क्योंकि अगर बटरफ्लाई वहाँ पर है तो ये कहा जाएगा कि हेल्दी इन्वायरमेंट में ही बटरफ्लाई हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो, प्रॉपर ऑक्सीजन हो, है ना, सारी व्यवस्था, सब कुछ प्रॉपरली, ग्रीनरी बहुत हो, तो देखा जाता है कि पर्यावरण कितना स्वास्थ्यप्रदक है ना। इसके साथ साथ एक राष्ट्रीय व्यापी नागरिक विज्ञान सर्वेक्षण कर तितलियों का आकलन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो बिग बटरफ्लाई महीने का 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो अब की बार इस बिग बटरफ्लाई महीने की मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत। तो इसके अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाके में तितलियों की 2 प्रजातियाँ मिली हैं नई। कौन कौन सी? पहली का नाम है दक्ष तिरंगा चितकबरे फ्लैट यानी कॉलाडेनिया इंद्राणी इंद्र, और दूसरी का नाम है डेजर्ट स्पॉटेड स्मॉल फ्लैट यानी सौरंगसा पुरेंद्र सती। ये 2 जो है तितलियों की प्रजातियां मिली हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे आते हैं। तो ये तितलियां जो हैं वो हेस्परीडी परिवार से हैं। ठीक है, और देश की सबसे सुंदर तितलियों में से एक है। इसकी जानकारी किसने दी? इसकी जानकारी उदयपुर स्थित सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक सतीश शर्मा और संरक्षक जीव विज्ञानी धर्मेंद्र खांडल जी के द्वारा इसकी सूचना दी गई थी। कोलाडेनिया इंद्राणी इंद्र की बात करते हैं। वो 40 से 46 मिमी पंखों वाले एक मध्यम आकार की तितली है
और ऊपरी तरफ चमकदार सुनहरी पीली रंग की इसकी। इसी के साथ साथ डेजर्ट स्पॉटेड स्मॉल यानी सारंगसा प्यारेंद्र की बात करें तो इसका आकार 25 से 30 मिलीमीटर है और मिमी है और छोटे आकार की ये तितली है। ठीक है, तो हमने देखा कि पहली तितली ये है, देखिए कितनी सुंदर है, और दूसरी जो है वो ये है। यानी पहली तितली का नाम क्या है? पहली तितली का नाम है कोलाडेनिया इंद्राणी इंद्र और दूसरी है डेजर्ट स्पॉटेड स्मॉल। ये दोनों जो तितलियां हैं वो ये वाली हैं जिनकी खोज जो है वो अभी या जो नई प्रजातियां हैं राजस्थान में मिली हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए आगे हम बात करते हैं कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति की, क्योंकि ये अभी लागू हुई है। और इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ। ठीक है, अब की बार आपसे थीम पूछ ली जाती है कई बार कि अब की बार जो कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो लागू की गई उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ। प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट स्थित बीसी कक्षों यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मौजूद करीब 428 किसानों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की और कहा कि किस तरीके से जो है कृषि, क्योंकि कृषि अभी के दौरान कृषि में उद्योग लगाकर कृषि प्रसंस्करण कर कर जो है वो उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु उनको हम देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लिंकेज सुविधा के बारे में जानकारी देनी। एक तो उन्हें आय बढ़ानी है, एक अपनी उपज आपको बेचनी है, तो एक आपका लिंकेज की तरह जो काम करे, लिंकेज सुविधा जो प्रोवाइड करे और उसकी जानकारी दे, उसके लिए कहा गया है कि जिलों में एक प्रकोष्ठ बनेगा। यानी प्रत्येक जिले, 33 जिले हैं तो 33 जिला प्रकोष्ठ बनेंगे जो कि ये बताएंगे किसान अपनी आय को किस तरीके से बढ़ाएं। इसके साथ साथ जब विपणन यानी जब किसानों को अपनी उपज को बेचना है तो किस तरीके से लिंकेज सुविधा होती है, किस तरीके से वो बेहतर बेच सकते हैं और उसका अच्छा जो है वो उपज का वैल्यू जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए जिला प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे और जिनका प्रभारी कौन होगा? जिला कृषि अधिकारी। तो अपने आप में ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार ने जो है पोस्टर जारी किए हैं और इसको और भी बेहतरीन बनाने की जो है वो सहयोग करने को कहा है। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए तक का जो उद्योग है वो किसी भी किसान, कोई भी जो किसान है वो लगा सकता है। कितने तक का? 1 करोड़ रुपए तक का। यानी आप मान लो पशुपालन से दूध की डेयरी का कुछ आप करना चाहते हैं या उससे खाद्य प्रसंस्करण के लिए आप कुछ बनाना चाहते हैं, दूध के लिए आप श्रीखंड बनाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो फूड जैसे कि फ्रूट आइटम्स हैं, आपके एप्पल है या फिर मैंगो है, ग्रेप्स हैं, उन सबको यदि उनकी जो है उनसे और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, मान लो जूस बन सकता है और भी जो प्रोडक्ट बन सकते हैं उसके लिए जो है किसान उद्योग लगा सकता है। ठीक है, उसके लिए मशीनरी उसको खरीदनी है इत्यादि। तो सरकार कह रही है कि ऐसे उद्योग लगाने के लिए सरकार लगभग 1 करोड़ रुपए तक का जो लोन है वो किसान यहाँ पर ले सकता है। इन उद्योग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान अनुसूचित बैंकों से लोन के लिए 5% की दर से 5 साल तक के उद्योगों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए एवं यदि आपको आधारभूत संरचना इकाई बनानी है, यानी आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, वहाँ पर मशीनों से लेकर और पूरा ही डेवलप करना है, तो 100 लाख यानी लगभग 1 करोड़ रुपए तक का जो ब्याज अनुदान है वो गवर्नमेंट यहाँ पर देगी। कि रुपए तक के लिए ब्याज अनुदान देगी। कितने का? 5% का, यानी जितना भी उस पर ब्याज बनता होगा उसका 5% जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि आप उद्योग के लिए लेंगे तो 50 लाख तक का, लेकिन यदि आप उसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए तक का जो है ऋण किसान ले सकता है, जिसमें उसको 5% का ब्याज अनुदान मिलेगा। और ये कहाँ से लिया जा सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त जितनी भी वित्तीय संस्थान है या अनुसूचित बैंक है उनके द्वारा। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि कोरोना में जिस तरीके से किसानों की आय, क्योंकि अब की बार ये कहा जा रहा है कि खरीफ का रकबा बढ़ा है और रबी के रकबे बढ़ने की भी पूरी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में रकबा मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो उसका अनाज का उत्पादन बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो उस अनाज को का प्रसंस्करण किया जाए और उससे नई नई वैरायटी की चीज़ें बनाई जाएं, जिससे कि किसानों की आय भी बढ़े और जो है वो अनाज का भी जो है वो ख़राब ना हो। तो ये भी अपने आप में बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अब है एक और, देखिए खेजड़ी को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। खेजड़ी को क्या बोलते हैं? प्रोसोपिस सेनेरिया। उसकी एक नई वैरायटी जो है वो राजस्थान में आई है या मिली है या बनाई गई है। ठीक है, बीकानेर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर ने खेजड़ी यानी
प्रोसोपिस सेनेरिया की नई वैरायटी की खोजी है जो कि कांटे रहित है, क्योंकि अब तक खेजड़ी की जितनी भी प्रजाति हैं वो क्या कांटों वाली थी, लेकिन अभी कांटे रहित जो है नई वैरायटी जो है वो खोजी गई है। इसका उत्पादन और परीक्षण खेत में विभिन्न फसलों के बीच जोधपुर स्थित केंद्रीय वृक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी में किया जा रहा है। ठीक है, इसका उत्पादन भी और इसको लेकर जो भी परीक्षण करना है वो भी इसमें किया जा रहा है। पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि ये जो नई खेजड़ी की जो नई वैरायटी मिली है इसकी विशेषता क्या है। एक तो ये कांटे रहित है, ठीक है, इसके साथ साथ ये 2 साल बाद ही सांगरी इसमें आ जाती है। सांगरी की सब्जी बनाई जाती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो परंपरागत खेजड़ी से ही अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक है। नई सांगरी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। इसकी पत्तियां भी घनी होती हैं जो जानवरों के लिए बेहतर चारा बनती हैं। सामान्यतः कांटे वाली खेजड़ी का जो पेड़ है वो 10 से 12 फीट का होता है, जिस पर चढ़कर सांगरी तोड़नी पड़ती है, लेकिन कांटे रहित खेजड़ी का जो पौधा है वो 5 से 6 फीट का ही है और इंसान खड़े खड़े भी सांगरी इसे तोड़ सकता है। तो अपने आप में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस खेजड़ी जो नया जो वैरायटी का जो आया है खेजड़ी की नई वैरायटी, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका परीक्षण कहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और एक खोजी कहाँ गई है, देखिए क्लियर रखना है, खोजी गई है बीकानेर स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, लेकिन इसका उत्पादन उसका परीक्षण किया कहाँ जा रहा है, जोधपुर के काजरी में। क्लियर रखना है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए ये है किसका, खेजड़ी का पेड़। नई खेजड़ी का नाम नहीं बदलेगा, उसका नाम खेजड़िया ही रखा हुआ है, यानी प्रोसोपिस सेनेरिया ही इसका नाम रखा गया है। खेजड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान राज्य का क्या है, राज्य वृक्ष, इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं। यस, तो पुरानी खेजड़ी से जो नई खेजड़ी बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है, कलिका संवर्धन के द्वारा। कलिका संवर्धन क्या है, देखिए काजरी के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सीरन, उन्होंने बताया कि काजरी में मूंग के खेतों के सहारे कांटे रहित खेजड़ी को उगाया गया है। ठीक है, हमने देखा था मिली कहाँ पर थी वैरायटी, बीकानेर में, लेकिन उसका उत्पादन परीक्षण कहाँ किया जा रहा है, जोधपुर काजरी में। ठीक है, तो काजरी में मूंग के खेतों के सहारे कांटे रहित खेजड़ी को उगाया गया है। इसका मोठ, बाजरा सहित विभिन्न फसलों के साथ परीक्षण किया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। कांटे रहित खेजड़ी की जो कलिका है उसको निकाल लिया जाता है, निकालकर जो पुरानी खेजड़ी है उस पर रोपित जो है कर देते हैं, इसको कलिका संवर्धन कहा जाता है। और करीब 1 पखवाड़े के बाद नई खेजड़ी आना शुरू हो जाती है और एक खेजड़ी बीकानेर से मंगाई गई है। हमें पता ही है किसानों को भी इसकी जो है वितरित करने की बात की जा रही है, जिससे किसान भी अपनी आय जो है इससे बढ़ा सकें, क्योंकि इस पर क्या लगती है, खिचड़ी पे सांगरी, और सांगरी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, फ्रूटफुल होती है, हेल्दी होती है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत अधिक मात्रा होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो है स्टार्टअप रैंकिंग को लेकर। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टअप रैंकिंग अभी जारी हुई है उसकी सूची, और राजस्थान जो है लीडर्स की श्रेणी में है, यानी राजस्थान जो है यहाँ पर लीडर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप रैंकिंग, आपको पता है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तो स्टार्टअप रैंकिंग जो शुरू की गई इसमें राजस्थान का स्थान लीडर्स में है, यानी राजस्थान लीडर्स में आया है। इसके साथ साथ उभरता हुआ यानी एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, असम है। इसके साथ साथ एस्पायरिंग लीडर्स में पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा है ना। टॉप परफॉर्मर्स में भी हैं और बेस्ट परफॉर्मर्स भी हैं। राजस्थान किस में आता है, लीडर्स में। राजस्थान के साथ है महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और चंडीगढ़, यानी 5 जो हैं वो लीडर्स हैं, जिसमें से एक राजस्थान भी है। ठीक है, आगे यदि हम आते हैं तो देखिए ये एक्चुअली जारी कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग की जाती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राज्यों को उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल देने के लिए प्रोत्साहन करना, कि राज्य क्या कर सके, अधिक से अधिक जो है वो उद्यम लगा सकें, उद्योग लगा सकें, इंडस्ट्री लगा सकें और डेवलप हो सके। इसके अंदर 7 श्रेणियों में अंक प्रदान किए जाते हैं, जिसके बाद रैंकिंग दी जाती है प्रत्येक राज्य को। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फिर ईजिंग कंप्लाइंस, यानी कितनी शिकायतों को कितना निपटारा कितनी जल्दी किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कितना दिया जाता है। इसके साथ साथ जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स हैं उसमें कितना रिलैक्सेशन है, कितनी शांति से, कितना आसानी से वो काम हो जाते हैं। इसके बाद इंक्यूबेशन सपोर्ट कितना है, यानी बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है इस्टेब्लिश करने में उद्योग। इसके साथ सीड फंडिंग सपोर्ट कितना है, वेंचर फंडिंग सपोर्ट कितना है, अवेयरनेस एंड आउटरीच, यानी कितना लोगों को इसके बारे में लेकर अवेयरनेस है, लोग कितना उस तक पहुंच पाते हैं, सभी
कि इन सभी के आधार पर जो है अंक प्रदान किए जाते हैं प्रत्येक राज्य को। तो राजस्थान लीडर्स की श्रेणी में है, किसमें? स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में, ठीक है। हालांकि इस बार 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें राजस्थान भी है, ठीक है। एक रिपोर्ट भी जारी की जाती है इसके द्वारा कि कैसे राज्य इस क्षेत्र में नवाचार में सुधार कर आगे काम कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी जो है वो सिफारिशें हो सकती हैं। यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं जो कि दी गई थी। पहले तो उत्पादन कि स्टार्टअप को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम नए उत्पादों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उत्पादों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने उत्पाद प्राप्त तो कर लिए, लेकिन उसका उपयोग क्या होगा। इसके साथ साथ प्रक्रियाएं, यानी स्टार्टअप्स को ये भी देखना चाहिए कि हम लगातार एक ही काम करने की प्रक्रियाओं को कैसे नया और बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग क्या हो जाए, नई हो, बेहतर हो और अच्छी हो, और ज़्यादा कम समय में और अच्छा प्रोडक्ट हम बना सकें लोग। और अंततः हम लोगों के केंद्र विचारों की आवश्यकता है, यानी सब चीज़ के केंद्र में कौन है? उपभोक्ता, कि वो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो कंज्यूमर को पसंद आना चाहिए। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर जो है स्टार्टअप जो है वो डेवलप किए जाते हैं, स्टार्टअप जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान आया है नेता यानी लीडर्स की श्रेणी में। आगे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देख लेते हैं। ये है पत्रकारों के लिए सरकार ने कुछ आर्थिक सहायता की योजनाएं बनाई हैं। तो पूछा जा सकता है कि मीडिया को लेकर क्या चल रहा है, मीडिया को लेकर क्या इनोवेशन किया है राजस्थान। या राजस्थान मीडिया, क्योंकि आज आपको पता है कि मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी लाइफ में अदा कर रहा है, ठीक है। तो मीडिया के लिए क्या सरकार क्या कर रही है? देखिए, इस बार राजस्थान ने पत्रकार कल्याण कोष के गठन की बात कही है। इसके साथ साथ सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या हो गया? पत्रकार कल्याण कोष होगा। इसके साथ साथ जिससे कि फ्रीडम के साथ एक अच्छी पत्रकारिता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, यानी तो ऐसी स्थिति में मीडिया को सपोर्ट करने के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है, तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा ये कि मेडिक्लेम बीमा तथा मेडिकल डायरी की सुविधा अब दी जाएगी। पत्रकारों के परिवारों के लिए 6 गंभीर बीमारियों की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता को किसी भी गंभीर बीमारी के लिए देने तथा सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए थी 6 गंभीर बीमारी, अब कितनी हो गई है? 2 लाख रुपए। ये भी एक काम किया गया पत्रकार कल्याण कोष का गठन करने के साथ साथ। इसके साथ साथ पत्रकार सम्मान पेंशन योजना भी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ जो अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना की जो प्रतिमाह राशि थी 5,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ उनके लिए निःशुल्क बस यात्रा भी होगी। योजना का लाभ जो है वो सब वैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकार भी उठा सकेंगे। तो ये अपने आप में जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ठीक है, आपकी पत्रकारिता या न्यूज़ देखना आपको पसंद, तो न्यूज़ मतलब पत्रकार के लिए या मीडिया के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो उसको लेकर राजस्थान में क्या कुछ नया हुआ है, इसको लेकर यदि आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली जवाब दे पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।